स्क्रीन पर लाइए। बहुत बहुत स्वागत है अभिनव जी आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। थैंक यू। ये पोर्टल अभी तक मेंटेनेंस ही दिखा रही है, अभी तक लाइव नहीं हुई है। सीबीएसई वाली री इवैल्यूएशन पोर्टल ये अभी तक मैंने स्क्रीन पर रखा हुआ है। कितनी बड़ी चिंता, कितनी बड़ी समस्या छात्रों के सामने, कितनी बड़ी समस्या, क्योंकि आगे जेईई है, उसकी काउंसलिंग है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में एडमिशन की बातचीत होती है। अभिनव, मैं वही कह रहा हूं कि जिस दौर में हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, विश्वगुरु बनने की बात कर रहे हैं, विकसित भारत बनाने की बात कर रहे हैं, वहां हमारा सिस्टम अंडर मेंटेनेंस है। ये कुछ कुछ वैसा याद दिलाता है जैसे एसबीआई में जब जाते थे तो वो कुछ भी होता था एक ही बहाना करते थे, सर्वर इशू। आज आपने देखा होगा कि सीयूईटी के एग्जाम में इन्होंने कह दिया टेक्निकल ग्लिच, सीबीएसई में आ रहा है अंडर मेंटेनेंस। यानी आपने पूरे सिस्टम को कैसा बना दिया है, अंडर मेंटेनेंस, टेक्निकल ग्लिच, जिसका कोई टाइप नहीं है। और हम बात कर रहे हैं कि हम डिजिटल इंडिया में हैं। सरकार डिजिटल इंडिया नारों में दिखाती है, पीआर पे खर्च करती है, और वहां हमारा सिस्टम सीबीएसई जो कि बेसिक एजुकेशन के लिए जिम्मेदार था, उसकी ये हालत है। और मतलब इससे ज्यादा दुख की बात और कोई नहीं हो सकती, इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात कोई और नहीं हो सकती। अभिनव आपके हिसाब से गड़बड़ी कहां हुई? गड़बड़ी मेरे हिसाब से मंशा में है और प्राथमिकता में है कि हमारी सरकार की प्राथमिकता में शिक्षा नहीं है। सोचिए, हमारा शिक्षा मंत्री अगर चुनाव जिताने की जिम्मेदारी लेता रहेगा तो शिक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? हमारे शिक्षा मंत्री को नीट का पेपर लीक रोकने के लिए रक्षा मंत्री, एविएशन मिनिस्टर से मीटिंग करने के लिए वायुसेना का सहारा लेना पड़ेगा। तो शिक्षा मंत्री क्या कर रहा है? आप देखिए, इतने सारे क्वेश्चन उठने के बाद अभिनव एक छोटी सी बात, मैं आपकी बात का राधिका खेड़ा से रिप्लाई लूंगा। आप तो टीचर हैं, देश दुनिया में कैसा सिस्टम चल रहा है आपको पता भी होगा। चीन में एक परीक्षा होती है, गाओकाओ नाम है उस परीक्षा का। उस परीक्षा का सिस्टम क्या वहां पर फोर्स इस्तेमाल नहीं होती है? क्या वहां पर जेल टाइप की व्यवस्था बनाकर जो पेपर सेट करते हैं उनको एक जगह रखा नहीं जाता, आइसोलेट नहीं किया जाता है? दिक्कत क्या है अगर आपको एयरफोर्स या फोर्स इस्तेमाल की जा रही है तो? नहीं, आपने बिल्कुल बिल्कुल सही किया। वो एक चीन में बहुत बड़े स्तर की परीक्षा होती है जिसमें करोड़ से भी ज्यादा लोग बैठते हैं। यहाँ तो 22-23 लाख लोग बैठ रहे थे। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि फिर इतने साल से 2024 में आपने कहा कि अब पेपर लीक नहीं होने देंगे, तो ये व्यवस्था तो पहले से भी हो सकती थी ना। ठीक। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप कितने एग्जाम्स में, भारत में तो एग्जाम्स भी बहुत है ना। आपने सुना होगा कि एक देश एक चुनाव, लेकिन आपने नहीं सुना होगा एक देश एक एग्जाम। सिस्टम में तो है नहीं। अब कल को जेई का पेपर होगा तब आप वायुसेना का इस्तेमाल कर लेंगे। चीन में कोई एक बड़ा एग्जाम हो रहा है तो बात, यहां तो 10 साल में 89 पेपर लीक हो गए। 89 पेपर्स में अगर सिर्फ वायुसेना और आर्मी का इस्तेमाल करेंगे तो देश की रक्षा कौन करेगा साहब? अच्छा, ठीक है। मैं राधिका से रिप्लाई लेता हूं। राधिका, अभिनव और मुझे स्क्रीन पर रखिए, और साथ ही ये लगातार साइट भी मैंने ऑन करके रखी हुई है। अब राधिका रिप्लाई करिए। अभिनव एक टीचर है, इनकी बात का क्या जवाब है? राधिका जी अनम्यूट कर लीजिएगा। आवाज मिल रही है? अब आवाज आ रही है। हाँ जी। थोड़ी देर पहले जब मैं आज सोशल मीडिया देख रही थी तो मैं इनको जानती नहीं, पर मैंने शायद इन्हीं का एक वीडियो देखा जिसमें ये बहुत धमका रहे थे और एक सिविल वॉर करवाने की कोशिश कर रहे थे। तो टीचर कम और ये लोगों को कह के कि इनके साथ बाकी, और एक और चैनल की एंकर है, वो मैं मानती हूँ कि वो एक जर्नलिस्ट है, तो चाहे वो किसी भी, जैसे कोई भी नेता किसी भी पार्टी से हो, तो ये जिस तरीके से बच्चों को पढ़ाने की जगह वहां पे भड़काने का काम कर रहे थे, किस तरीके से ये जो एग्जाम माफिया चलता है ना, ऐसे ही टीचर्स हैं जो बच्चों को पढ़ाने से ज्यादा रील बनाने में ज्यादा ध्यान देते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जो आदमी इस देश में सिविल वॉर कराना चाह रहा है, बच्चों को शिक्षा ऐसे दे रहा है कि सड़कों पे उतरो, दंगे करो और ये सब करो, तो उसको इतना भी हक पड़ता है यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम के बारे में बोलने में। और ये मैं इस बात पे आपत्ति लेती हूँ कि आप उनको, ऐसे इंसान को स्पेस दे रहे हैं। और बड़ी मजेदार बात है ना, राकेश जी, डिबेट शुरू होने के महज आधा घंटा पहले मेरे इंस्टाग्राम पे वो वीडियो आया था। बताओ, कमाल है। या तो आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी हो रही है, सामने साक्षात वो आगे। मैं ढूंढ ही रही थी कि वो शख्स कौन है, और मैं कहूं तब से मैं ध्यान से देख रही हूँ, क्या ये वही है, ये वही है। तो रही बात कि हमारी सरकार क्या कर रही है, और यहाँ पे पहले भी बोला जा रहा था कि ये सरकारें कुछ नहीं कर रही, मौलाना साहब भी बोल रहे थे, सब बोल रहे थे। अगर हमारी देश की सरकार देश के भविष्य के लिए कुछ नहीं कर रही होती
तो देश की जनता, उन बच्चों के माता पिता क्या बेवकूफ है जो बार बार हमारे अंदर अपना मत दे रहे हैं, वोट दे रहे हैं और विश्वास दे रहे हैं। ठीक है। कि 12 साल से लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन के आए हैं, क्योंकि इस देश की जनता अपने बच्चों का भविष्य उनके हाथों में उनको मानती है कि वो सिक्योर है। ठीक है, आपने अभिनव पर कुछ आरोप लगाए, अभिनव रिप्लाई करिए। वीडियो भी मैं देखती हूँ शायद। नहीं ठीक है, वीडियो सबने देखा होगा, किसी और चैनल की बातचीत यहाँ पर क्या करना, लेकिन जो अभिनव आप पर आरोप लगा उसका जवाब दीजिए। क्लास की बातचीत थी, ये अपनी क्लास में बच्चों को ठीक है, ठीक है, मैं उसी पर, आपने कहा अभिनव रिप्लाई कर देंगे उसका। कोई टीचर किसी भी बच्चे को दंगा करने के लिए सिखाने, ठीक है अभिनव, आरोप की आपकी भाषा टीचर के दायरे को पार कर गई थी। इन्होंने बड़ा गलत इंटरप्रेट किया है साहब। मैं इनको बता दूं, ये जो रील शॉर्ट्स की बात कर रही हैं, ये कर सकती हैं, प्रधानमंत्री जी कर सकते हैं। मैंने 2016 में सरकारी नौकरी छोड़ के पढ़ाना शुरू किया था और रील शॉर्ट्स होते नहीं थे। 7 महीने में 10 लाख लोगों को गणित पढ़ा के जोड़ा था। 2012-13 में 10 से भी ज्यादा गणित की किताबें लिख चुका हूं। ठीक है, बात आती है कि जब 10 साल में 89 पेपर लीक हो जाएंगे, बच्चा जीडी का पेपर देने जा रहा है, उसको भगा दिया जा रहा है, तो शिक्षक क्या बोलेगा? शिक्षक के पढ़ाने की सार्थकता क्या है? और पहली बात, मैंने कोई दंगा भड़काने की बात नहीं की है। इससे पहले भी मैं 10 प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण तरीके से कर चुका हूं और सरकार से अपनी बातें मनवा चुका हूं। खुद डीओपीटी साहब मिनिस्टर ने मुझे मिलने के लिए बुलाया और जितनी बातें उनके सामने रखी उसमें से बहुत सारी ठीक भी की। 2017 में सीबीआई जांच तक कराई पेपर की। तो मेरा कंट्रीब्यूशन रहा है। ये शायद बीजेपी की प्रवक्ता 2 साल 3 साल 4 साल से होंगी, मैं 15 साल से पढ़ा रहा हूं। सोचिए, इससे ही इनकी मानसिकता का पता चल रहा है कि एक रील इनके सामने आई और उस एक रील से इन्होंने मेरे आकलन कर दिया। आप सोचिए, एक रील पर्याप्त। लेकिन अभिनव, आपने एक बात कही कि डीओपीटी साहब से आपकी मुलाकात हुई, बहुत सारी बातें हुई, बीजेपी सरकार ने कुछ बातें मानी भी, तो ये तो आप मानेंगे कि बीजेपी कमियों को शायद दूर करने की कोशिश कर रही है, जो सिस्टम में खामियां। मैं अब वही, मुझे इस बात की खुशी हुई थी साहब, 1 साल पहले जो मैंने 5 बातें रखी, लेकिन मुझे ये नहीं बताया गया था कि ये 5 बातें 6 महीने के लिए मानी जा रही हैं। अब फिर से सिस्टम में वो खामियां आ गई। जब हम पिछली साल इस बात के लिए लड़े कि आप गलत सवाल पूछ के 100 रुपए वसूलते हो, आपने कह दिया अब नहीं वसूलेंगे, आपने 50 कर दिया, अब वापस आप फिर 100 ले आए, आप गलत सवाल पूछते हो। ठीक है अभिनय, एक राधिका रिप्लाई, आदिल भी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करूंगा। मैं ये रिप्लाई, देखिए मैं हमेशा से, आप भी जानते हैं राकेश जी, कि मैं महिलाओं के सम्मान को लेके बहुत काम करती हूँ और मैं मानती हूँ कि किसी भी महिला को अपमानित नहीं करना चाहिए। तो मैं फिर अपनी बात पे कायम हूँ कि ये टीचर होके एक महिला, एक बहुत ही वेल नोन महिला जर्नलिस्ट, और मैं कहती हूँ चाहे वो वेल नोन ना हो, किसी भी महिला या पुरुष के लिए जो जर्नलिस्ट है, क्योंकि जर्नलिस्ट हमारे देश की डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ है, उनके खिलाफ किस तरीके से भड़काया जा रहा था, किस तरीके से स्टूडेंट्स को क्लास में, और वो कोई वो छोड़ दीजिए, सवाल ये उठता है कि क्लास में एक तो उस पर कभी चर्चा कर लेंगे राधिका जी, उस पर कभी चर्चा कर लेंगे। आज बहुत टेक्निकल पॉइंट्स पर मैं चाहता हूं चर्चा करना। सोशल मीडिया जो माफिया है ना, जो ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट चल रहे हैं जहाँ पे पढ़ाई के अलावा सब कुछ हो रहा है, ये भी रिस्पॉन्सिबल है पेपर लीक। नहीं तो आप ये कह रही हैं कि ये आप कह रही हैं कि अभिनय जैसे लोग उस माफिया गिरोह से जुड़े हुए हैं। आप ये कह रही हैं अभिनय जैसे टीचर्स उस माफिया गिरोह से जुड़े हुए हैं। आपके भी बच्चे होंगे, माँ बाप अपने बच्चों को एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में इसलिए भेजते हैं कि उनको पढ़ाया जाए, ना कि वहां कोई उनको हिंसा की ट्रेनिंग दी जाए, ना कि उनको इस तरीके से सिविल डिसोबीडियंस करने की धमकी सिखाया जाए। आप बताइए, आप अपने गाड़ी कमाई का पैसा बच्चों को इतने महंगे महंगे एजुकेशनल ट्रेनिंग के लिए, इतने महंगे महंगे इंस्टीट्यूट में किस लिए? तो मैडम ठीक है, मैं ये कह रहा हूं ठीक है, मैं ये मानता हूं कि कोचिंग सिस्टम ने बहुत कुछ गड़बड़ किया है इस देश में। आप कोटा चले जाइए, इलाहाबाद चले जाइए, दिल्ली में कई इलाके ऐसे हैं। अभिनय, आप मानेंगे कि कोचिंग सिस्टम ने गड़बड़ियां की हैं? एक माफिया सिस्टम है, काम करता है ये। राकेश जी, कोचिंग सिस्टम ने इतनी गड़बड़ियां की हैं, भड़काने के लिए कर रहे हैं, और फिर वो हमें ज्ञान दे कि कैसा सिस्टम चलना चाहिए। नहीं, ज्ञान की बात नहीं है, हम बस एक ओपिनियन की बातचीत कर रहे हैं, कोई ज्ञान की बातचीत नहीं है, एक ओपिनियन की बातचीत है, हम सबका ओपिनियन लेते हैं। अभिनय, एक शॉर्ट रिप्लाई, फिर मैं आदिल के पास जा रहा हूं। अरे साहब, कोचिंग सिस्टम खराब है तो इसको ठीक करने की, बंद करने की जिम्मेदारी किसकी है? आपको पता है 4 साल पहले मैंने आवाज उठाई कि कोचिंग गलत तरीके से रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट में शिकायत लगाई, कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट जागा और उसने कोचिंग पे 1 करोड़ 46 लाख के जुर्माने लगाए हैं हम जैसे लोगों ने।
तो हम तो खुद कहते हैं अगर सिस्टम में खराबी है तो ठीक करो, सरकार की नजर में क्यों नहीं आ रहा ये? और आप बताइए, शिक्षा मंत्री चुनाव जिताने की बात कर सकता है और शिक्षक ये नहीं बता सकता कि सिस्टम खराब है। आपको चुनाव जीतने से क्यों दिक्कत है भाई? मेरे को दिक्कत नहीं है साहब, मेरे को दिक्कत इस बात से है कि मैं देश की समस्याओं पे क्यों नहीं बोल सकता? मेरा काम सिर्फ पढ़ाना क्यों है? नहीं सिखाएगा कि सड़कों पे उतरे, शिक्षक ये सिखाएगा कि पढ़ाई करे। शिक्षक अच्छा, पढ़ाई करता रहे, उसको उसकी पढ़ाई मेहनत का फल अपना दे, पेपर लीक कराते रहे पीछे से, वहाँ सब बात, और हम पढ़ाते रहे तो कल को तो बच्चा हमसे पूछेगा कि आप पढ़ा क्यों रहे? इसलिए एक बेचारे बच्चे का दिल गाजियाबाद में मर्डर हो गया क्योंकि शिक्षा के नाम पे ये सिखाया जाता है। गलत, आपने गलत इंटरप्रेट किया। आप तैयारी कर रही हो। नहीं, एक चीज मेरा सवाल है आदिल भाई, 1 मिनट और दे दीजिए, आ रहा हूं माफी के साथ। राधिका एक बात और है, मैं ये मानता हूं, अभिनय भी मान रहे हैं और बहुत सारे लोग शायद इस बात से सहमत होंगे कि कोचिंग सिस्टम में एक माफिया सिस्टम काम करता है। तो ये बताइए, इसको खत्म करने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की। देखिए, वो करेगी सरकार, वो बिल्कुल करेगी, क्योंकि हम कोई भी चीज नहीं छोड़ेंगे। मैं इतना जानती हूँ राकेश जी, मैं दोबारा अपनी बात पे कायम रहूंगी। एक अध्यापक, एक टीचर को हम भगवान का दर्जा देते हैं, क्योंकि माँ बाप और टीचर ही होता है। अब बीच में मत बोलिए, ये टीचर है, ऐसे सिखाते हैं आप बच्चों को कि बीच में बोलिए। ये अपना एग्जाम्पल खुद ही दे रहे हैं कि किस तरीके से पढ़ाते होंगे। मैं वापस आती हूँ, अध्यापक जो होता है वो कहीं पे भी पढ़ाता हो, वो हमारे लिए, बच्चों के लिए भगवान जैसा होता है। इसलिए आज भी जब हम टीचर्स डे मनाते हैं, अपने गुरु को जाके उनको समर्पित करते हैं उस दिन को, आज भी हम अपने पुराने टीचर्स को इतनी रिस्पेक्ट देते हैं क्योंकि उन्होंने हमें सिखाया है। लेकिन टीचर, और मैं बिल्कुल कहती हूँ अवेयरनेस बहुत जरूरी है, बच्चों को भी पता होना चाहिए कि अगर कहीं पे पेपर लीक कर रहा है तो उस बात का मुद्दा उठाए। लेकिन अगर टीचर ही सिखाए कि हिंसा करो, सड़कों पे उतरो, बच्चों का काम वो नहीं है। देश की जनता ताकि ढंग से चले, वो काम जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है कि उनको कोई तकलीफ ना हो, बच्चों को तकलीफ ना हो, इसलिए हम सिस्टम ठीक कर रहे हैं। 70 साल से जो सड़न इस देश में कांग्रेस पार्टी छोड़ के गई है, उसको अगर आप सोचते हैं कि 5 साल 6 साल में सब कुछ ठीक हो जाएगी, मैं फिर बोल रही हूँ, मुझे बता दें सरकारों में, कांग्रेस की सरकारों में कितने रेट हुए, कितने चेंजेस। मैं जरा आदिल को यहाँ पर लेकर आता हूँ। अभिनय 1 मिनट दीजिए, मैं आ रहा हूँ सर आपके पास। आदिल, ये डिबेट जहां जा रही है, सवाल है, बीजेपी कह रही है कि विपक्ष उकसा रहा है छात्रों को, हम सिस्टम को ठीक करने में लगे हैं। अभिनय बतौर टीचर कुछ सवाल उठा रहे हैं, हालांकि उनकी भाषा को लेकर भी सवाल उठे। आपका टेक, खान साहब रुक जाइए, मैं आऊंगा। मुझे मालूम है आज थोड़ा नेताओं को मैं वैसे भी कम समय देना चाहता हूं। राकेश भाई, हमारी यही बात है कि प्रधानमंत्री हर कुछ पे बोलते हैं, प्रधानमंत्री इस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? मन की बात करते हैं, रेडियो की बात करते हैं, टीवी की बात करते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर से बात करते हैं। प्रधानमंत्री को आना चाहिए, और जो भी इन्वॉल्व है इस कमेटी में, उसको एक प्रधानमंत्री की तरफ से, पीएमओ की तरफ से, एचआरडी की तरफ से एक नोटिफिकेशन हो कि कभी भी वो दोबारा कोई भी सरकारी पद पर नहीं आए, उस पर एफआईआर हो। नीट का चेयरमैन क्या कर रहा है, बाकी जो लोग जुड़े हुए तो वो क्या कर रहे हैं, परमानेंटली उसको बैन कर दिया जाए, उस पर एफआईआर किया जाए। हु इज द रिस्पॉन्सिबल? ये देखना, अभी मैं सीमांचल से आता हूँ, मैं अपने बलरामपुर का एक लड़का जो पटना में रह के पढ़ाई करता था, 1 महीना पहले उसका एक महीना पहले एग्जाम कैंसिल हुआ। अब उसके बाद पटना में रहने की जगह नहीं है, उसके बाद, क्योंकि उसने 1 साल का हॉस्टल का फीस दिया था, उसके बाद अब जगह नहीं है रहने के लिए। मुझे गुजारिश करना पड़ा एक आदमी से उसको रहने के लिए। ऐसा लाखों बच्चों के साथ हुआ है जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। आप ही बतलाइए, कोई भी तो सरकार की जवाबदेही है ना। प्रधानमंत्री हर मामले में बोलते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का अभी तक इस पर क्यों नहीं बोले? एक्शन क्या हुआ? एयरफोर्स ले आएंगे, टैंकर ले आएंगे, परमाणु ले आएंगे। अरे तो आने दीजिए टैंकर, ये सब तंज क्यों कसना, ये सब तंज क्यों कसना आदिल? क्या? अरे आने दीजिए टैंकर, आने दीजिए फोर्स, क्या दिक्कत है? आप कहिए कि भाई सब करो, पेपर लीक ना हो, न्यूक्लियर बम ले आइए, लेकिन प्रधानमंत्री को बोलिए ना बोलने। राधिका, आदिल की बात का जवाब, ठीक है, 30 सेकंड। राधिका जी, हम बातें नहीं करते, हम ये नहीं कहते कि महंगाई इसीलिए नहीं बोलना है। जी आदिल जी, हम वो सरकार नहीं है जो ये कहते हैं कि महंगाई इसलिए बढ़ रही है क्योंकि लोगों का खर्च करना ज्यादा बढ़ गया। हम वो नहीं है जो महंगाई पे ये बोल देते हैं। अरे मैं आपके बीच में नहीं बोली ना आदिल जी, जवाब सुनिए, हम जवाब तो सुनिए, हाथ जोड़ के जवाब तो सुनिए ना, ड्रामा मत करिए, ड्रामे से बाहर निकलिए और बात सुनिए। ये ड्रामा करते करते आप लोगों का कुछ नहीं हो रहा है। आप बात का जवाब सुनना चाहते तो मैं बोलूं, वरना मैं भी चुप बैठ जाती हूँ। नहीं, 1 मिनट आदिल, प्लीज
आपने काउंटर किया, रुक जाइए, सभी इंतजार कर रहे हैं, राधिका जी को पूरा करने दीजिए। ना वो हम सरकार है, जब सिलेंडर के दाम बढ़ते हैं तो ये कहते थे सुसाइड करने की क्या जरूरत है, जब लोगों का खर्चा करने का पैसा बढ़ रहा है इसलिए दाम बढ़ रहे हैं। हम वो डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं है, हमारी सरकार काम करती है, इसलिए मैंने दिखाया और बताया शुरुआत में कि हमने सारे काम किए। हम ही वो हैं, आप लोग हाथ में संविधान लेके घूमते हैं, लेकिन हमारी सरकार ने इंश्योर किया कि पूरे देश में संविधान बनाने से लागू हो। और अरे नीट पर बोलिए ना, नीट पर बोलिए, प्रधानमंत्री कब बोलेंगे इस पर बोलिए। अरे बीच में पूरा किस्सा कहानी बीच में कंटिन्यूसली बोलेंगे, क्योंकि चाहते नहीं है लगा पाए, ये चाहते ही नहीं है। आप तो सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं ठीक है, ठीक है, रुक जाइए, मैं एक बार फिर 1 मिनट, ये आरोप प्रत्यारोप फिर कभी आरोप प्रत्यारोप फिर कभी 30 सेकंड अभिनय मैं आपको देता हूं। जब आपको बोलने का फायदा नहीं है इनके साथ। ठीक है अभिनय, 30 सेकंड और आपको देता हूं। ये पोर्टल अभी भी मेरे हाथों में है, ये अभी तक अंडर अपडेशन है। राधिका जी संभव हो तो एक डेडलाइन भी अगली देकर जाइएगा, लेकिन अभिनय एक आप कंक्लूजन में क्या कहना चाहेंगे? मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ये चीज अब और बर्दाश्त नहीं की जा सकती कि 70 सालों में क्या हुआ था। आप 2014 में यही कहते थे कि साहब महंगाई है, पेपर लीक उद्योग चल रहा है, हम ये सब कुछ ठीक करेंगे, और तब जनता ने आप पे भरोसा दिखाया, जो भरोसा लगातार टूटा भी है। 400 से 300 से 240 भी आप आए हो, लेकिन आप आत्ममंथन करने को तैयार ही नहीं। अभिनय जी आपकी यही बात है सर, वो एक टीचर की तरह, नेता की तरह लग रही है। यही तो बात राधिका जी की शिकायत है कि आप एक टीचर की तरह नहीं, आप एक पॉलिटिशियन की तरह बिहेव कर रहे हैं। आप सुनिए, इस देश में अशिक्षित लोग शिक्षा मंत्री बने बैठे हैं। बिहार देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, यहाँ एक शिक्षक राजनीति पे बात नहीं कर सकता। क्यों? किसी संविधान में लिखा है क्या कि शिक्षक राजनीति पे बात नहीं करेगा? अच्छा ठीक, जब देश सही हाथों में नहीं है मेरा तो। पॉइंट प्रूव हो गया कि उस वीडियो में क्या था। ठीक है चलिए, ठीक है चलिए। अभिनय आपने माना कि आप पॉलिटिक्स पर बोल रहे हैं, राधिका कह रही है बात प्रूफ हो गया, लेकिन फिर भी राधिका जी ये दिखाते हुए समय इतना ही इजाजत दे रहा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये साइट अभी भी अंडर मेंटेनेंस है। ये साइट क्या आज देर रात तक खुलेगी, कल खुलेगी, परसों खुलेगी, इंतजार करते हैं, क्योंकि 12वीं के छात्र इंतजार कर रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पच्चीस बड़ी खबरों के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। सीबीएसई की कॉपियों में कथित गड़बड़ी से लेकर कम नंबर आने वाले आरोपों के बाद अब लगता है कि विपक्ष भी अपना नंबर बढ़ाने की फिराक में। मुद्दा बड़ा है, छात्रों के भविष्य से जुड़ा है, और इसीलिए इस पर सवाल उठा रहे कि एनटीए के बाद सीबीएसई परीक्षा पर कंट्रोवर्सी आखिरकार कहां जाकर थमेगी। सीबीएसई का पोर्टल अभी तक नहीं खुला है। छात्र को समझ नहीं आ रहा कि आगे भविष्य कैसे सुधरेगा, कैसे संवरेगा। इसको लेकर आज कांग्रेस ने सरकार पर गंभीर सवाल खड़ा किए। धर्मेंद्र प्रधान पर फिर सवाल खड़े किए गए, सरकार पर सवाल खड़े किए गए, लेकिन इन सबके बीच में तुष्टीकरण की सियासत भी खेली गई। रिपोर्ट देखिए, फिर डिबेट करेंगे। न पढ़ूंगा न पढ़ने दूंगा, यह है असली नारा। थोड़ा चुल्लू भर पानी अगर धर्मेंद्र प्रधान जी के पास भेज देते तो देश का थोड़ा भला हो जाता। आप चाहते क्या हैं? वो अनपढ़ रहें, वो जाहिल रहें, संघ की शाखाओं में जाएं और हमारे त्योहारों पर मस्जिदों के सामने डीजे पे नाचें। लेकिन धर्म की स्थापना के लिए सुदर्शन भी आवश्यक है। एनटीए के बाद सीबीएसई सिस्टम में लीक से देश की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल है, और इसकी आंच अब सियासी गलियारों में धधक रही। सीबीएसई और परीक्षाओं में कथित धांधली के आरोपों ने सत्ता पक्ष और विपक्ष को आमने सामने तो पहले ही लाकर खड़ा किया था, लेकिन इसी बहाने आरोप प्रत्यारोप का दायरा शिक्षा सिस्टम से निकलकर विचारधारा, संघ और तुष्टीकरण की सियासत तक पहुंच गया। आप चाहते क्या हैं कि नौजवान आपके लिए तैयार हो जाएं, वो अनपढ़ रहें, वो जाहिल रहें, बेरोजगार रहें और संघ की शाखाओं में जाएं और हमारे त्योहारों पर मस्जिदों के सामने डीजे पे नाचें। एक नारा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। मुझे लगता है वो नारा गलत था। न पढ़ूंगा न पढ़ने दूंगा, यह है असली नारा, और यह पूरे कैबिनेट का नारा है। प्रधानमंत्री
हमें सिखाते हैं कि गर्मी में पानी पीना चाहिए। थोड़ा चुल्लू भर पानी अगर धर्मेंद्र प्रधान जी के पास भेज देते तो देश का थोड़ा भला हो जाता। छात्रों के भविष्य पर चिंता जताते हुए कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने मोदी सरकार पर तीखे सवाल दागे। मूल्यांकन प्रक्रिया पर सवाल उठाना, शिक्षा मंत्री से जवाब मांगने तक तो बात ठीक थी, लेकिन जिस तरह से एजुकेशन के मुद्दे को सीधे संघ और मस्जिदों तक ले जाया गया, उसने कई सवाल भी खड़े किए। क्या छात्रों के भविष्य की लड़ाई के सहारे तुष्टीकरण की राजनीति भी साधी जा रही? इसी बीच राजनीतिक बहस को एक और मोड़ तब मिल गया जब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने छात्रों के बीच धर्म और राष्ट्र सुरक्षा को लेकर सुदर्शन चक्र का संदर्भ दे दिया। मुरली की आवश्यकता वृंदावन में थी, लेकिन धर्म की स्थापना के लिए सुदर्शन भी आवश्यक है। वह संदीपन ने महसूस किया था और कृष्ण के हाथों से मुरली वृंदावन में रखवा करके सुदर्शन लेकर के निकल पड़ो, तभी धर्म की स्थापना होगी, तभी यह देश सुरक्षित होगा। एक तरफ छात्रों का भविष्य और परीक्षा प्रणाली का मुद्दा है, तो दूसरी तरफ धर्म और विचारधारा की सियासत। इसी बीच सीबीएसई की वेबसाइट ठप होने और राहुल गांधी के सोशल मीडिया पोस्ट ने आग में घी डालने का काम किया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, जेब कतरों से सावधान, आज वो सीबीएसई के अंदर बैठे हैं जब स्कैनिंग फोन से हुई, गलत मार्किंग तय है और उसे ठीक करवाने की कीमत बच्चा भर रहा। गलती सीबीएसई ने की, सजा बच्चे को, कमाई सरकार की। राहुल गांधी ने फोन से आंसर शीट्स की स्कैनिंग का आरोप लगाया, जिसके बाद बीजेपी और जेडीयू ने कांग्रेस समेत विपक्ष को आईना दिखा दिया। सत्ता पक्ष ने दो टूक कह दिया कि बिना तथ्यों के भ्रम फैलाकर बच्चों को उकसाना विपक्ष की हताशा है। अजय आलोक ने तो यहां तक कह दिया कि राहुल को सीबीएसई का फुल फॉर्म पता नहीं होगा। फुल फॉर्म सीबीएसई का नहीं पता होगा, सीबीएसई का फुल फॉर्म क्या होता है, कितने देशों में परीक्षा आयोजन करवाता है सीबीएसई ये नहीं पता होगा, कितनी भाषाओं में परीक्षा आयोजन करवाता है सीबीएसई नहीं पता होगा। और आप लोग कहते हैं राहुल गांधी जी फुल गंभीर आरोप। फिलहाल छात्र जवाब चाहते हैं, पेरेंट्स भरोसा चाहते हैं, लेकिन सियासत अपने अपने सवाल जवाब लेकर मैदान में खड़ी है। कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियां अब इसे लोकतंत्र के खतरे और जेनजी को बर्बाद करने की साजिश बता रहे। राजस्थान के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत सत्ता परिवर्तन का आह्वान कर रहे, तो शिवसेना यूबीटी लीपापोती का आरोप लगा रहे। जिस प्रधानमंत्री के हाथ में 12वीं कक्षा के बच्चों का भविष्य सुरक्षित न हो, वो प्रधानमंत्री देश को कैसे सुरक्षित रखेगा, ये गंभीर प्रश्न है। हमारे जेनजी की नस्ल को बर्बाद करने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आज तक एनटीए के प्रभारी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपने पद से इस्तीफा दिया नहीं, प्रधानमंत्री जी ने उनका इस्तीफा मांगा नहीं, तो हमें तो नहीं लग रहा है कि कुछ हो रही है।